रिसेंटली कंडक्टेड यूएस इलेक्शन के चौथे चरण में, दैट इज पॉपुलर वोटिंग में, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जीत हासिल की है और माना जा रहा है कि यह फाइनल हो चुका है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही बनने वाले हैं। ऐसे में मोदी जी के तीसरे टर्म और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म के आने के साथ ही भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस राइज हो सकते हैं, उन्हें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर देखें इस वीडियो को, इस न्यूज को किस तरीके से कवर किया गया है, तो सबसे पहले मोदी 3.0 एंड ट्रंप 2.0 किस तरीके से ये दोनों इंडिया और यूएस के रिलेशन को शेप करने वाले हैं, इनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए दिखेंगे। अगर डिटेल में देखा जाए, ट्रंप के आने के साथ व्हाइट हाउस में कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होने शुरू हुए हैं। क्या भारत के लिए अच्छा होने वाला है, क्या भारत के लिए बुरा होने वाला है। जनरल टेंडेंसी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की आपको देखने को मिल रही है, दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्रंप के जीतने से ज्यादा खुश नजर आती है। रीजन बीइंग आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। दोनों कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैं, दोनों नियो राइटिस्ट हैं, दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ को और बेसिकली डीरेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि जो ट्रंप की अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, उसका कंटिन्यूएशन एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करता है। भारत आइसोलेशनिस्ट सपोर्ट में ज्यादा खड़ा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि भारत खुद भी मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है। तो उनकी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, हमारी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, तो उससे कुछ चैलेंजेस भी राइज होते हुए दिखेंगे। लेकिन कैसे नरेंद्र मोदी इन चैलेंजेस को फेस करके एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ इंडिया यूएस रिलेशन को ले जा सकते हैं, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। देखते हैं कि ये जो अलायंस है, ये कॉन्सिक्वेंशियल अलायंस है। कॉन्सिक्वेंशियल अलायंस का मतलब एंड बेस्ड अलायंस। एक पर्टिकुलर एंड अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। सिमिलैरिटीज में हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले दोनों ही गवर्नमेंट को राइटिस्ट गवर्नमेंट कहा जा सकता है। दोनों ही न्यू राइटिस्ट हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, तो कॉमनैलिटी ऑफ थॉट्स आपको देखने को मिलेगी। और न्यू राइटिस्ट के साथ क्या होते हैं, न्यू राइटिस्ट आर मोर कैपिटलिस्ट, दे आर प्रो ग्रोथ, दे आर प्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर प्रो डीरेगुलेशन। तो ये कॉमनैलिटी जो मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये दोनों को साथ लाने में हेल्प कर सकती है। ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस के बीच में, कहीं ना कहीं ये इसका आउटकम आपको, इसका रिजल्ट या इसका प्रिकर्सर आपको डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती में भी देखने को मिल सकता है। वैसे हम हमेशा बोलते हैं कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, परमानेंट केवल इंटरेस्ट है। फिलहाल ट्रंप का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारत का इंटरेस्ट ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मोदी और ट्रंप के साथ काम करने के साथ साथ आपको और तेजी से राइज होती हुई दिखेगी। दूसरा, शेयर्ड फोकस। दोनों ही प्रो बिजनेस अप्रोच में चलते हैं, दोनों प्रो बिजनेस पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं और डीरेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो कॉमनैलिटी इतनी ज्यादा है कि शायद आपको वापस साथ इंडिया और यूएस के रिलेशंस बेटर होते हुए दिखेंगे। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, बीट रिलेटेड टू खालिस्तान, बीट रिलेटेड टू कनाडा, बीट रिलेटेड टू गुरपतवंत सिंह पन्नू या उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट को लेके, वो आपको रिलेटिवली बेटर सॉल्व होती हुई दिख सकती हैं। कॉमन गोल्स हैं। कॉमन गोल्स कैसे हैं? इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है, और जबकि यूएस को कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए जिसको वो यूज कर सके चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो, हम एलाई तो किसी के नहीं बनेंगे, पर सर्टेनली हमारा इंटरेस्ट भी इसी में है कि चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सके चाइना के लिए, जिससे वो हमारी रीजनल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट ना करे और हमारी रीजन में आके अपना एक हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश ना करे। तो हम भी यूएस को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना, और यूएस इंडिया को यूज कर सकता है काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को। राइट। पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। जो आपको रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंडिया और यूएस के बीच में, स्पेसिफिकली बिट फॉर द लास्ट 10 इयर्स, वो ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों की बात करें, टेररिज्म जैसी चीजों की बात करें, या फिर और भी साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों की बात करें, टैक्स इवेजन की बात करें, इन सब चीजों में इंडिया और यूएस में पॉलिसीज में कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, और उम्मीद है कि आगे भी वैसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, और दोनों के साथ आने से काउंटर टेररिज्म को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसा मैंने आपसे बोला, इनका इकोनॉमिक टाइज भी हमारे एनहेंस होते हुए दिख सकते हैं। और जो काउंटर टेररिज्म और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी है, इंडिया और यूएस के लिए जो सबसे कॉमन पॉइंट है आज की डेट में फंक्शन करने के लिए, दैट इज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। 2012 तक इस रीजन को ही एशिया पैसिफिक कहा जाता था। यूएस ने ही इसे अपनी हवाई के अंदर जो उनकी एशिया पैसिफिक कमांड थी, उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कहा।
किया, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंडियन ओशन की भी रेलेवेंस बढ़ चुकी है। जब इंडियन ओशन की रेलेवेंस बढ़ चुकी है तो ऑफ कोर्स इंडिया की भी रेलेवेंस बढ़ चुकी है। चाइना को डोमिनेट ना करने देना इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का एक मेजर कंसर्न है, और इंडिया का मेजर कंसर्न यह है कि इस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे, रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे, कोई भी एक डोमिनेंट नेशन राइज करता हुआ ना दिखे, तो वहां भी दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन देखने को मिलेगा और साथ चलते हुए इंडिया और यूएस दिख सकते हैं। डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, और ये डेमोग्राफी की बात चल रही है यूएस की डेमोग्राफी के बारे में। यूएस के अंदर आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट वेल टू डू कम्युनिटी जो है वो इंडियंस हैं। वहां माना जाता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो एनुअल इनकम है, एवरेज एनुअल इनकम है, वो एक इंडियन अमेरिकन की लगभग $1,19,000 है, और इंडियन अमेरिकन से ज्यादा कोई भी पैसा नहीं कमाता है। जो एवरेज इनकम है वो सबसे ज्यादा इंडियन अमेरिकन की ही देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मोस्ट वेल टू डू कम्युनिटी है, उसकी वो डेमोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ यूएस एज वेल, और हमारे लिए भी, क्योंकि उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप और मोदी के रिलेशन के इंपैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं हमें। आपको पता है जब 2020 में ट्रंप का इलेक्शन हुआ था, बाइडेन इलेक्शन, जिसमें ट्रंप इवेंचुअली हार गए थे, वहां एक इवेंट हुआ था जिसे हम बोल रहे हैं हाउडी मोदी। फिर भारत भी आए ट्रंप, और उन्होंने एक मूवमेंट, एक प्रोग्राम किया, एक बेसिकली एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिस इवेंट को कहा गया नमस्ते ट्रंप। तो रेसिप्रोकेशन देखने को मिल रहा है, जहां जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडियन डायस्पोरा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स की साइड शिफ्ट होती हुई दिखती है इंडियन डायस्पोरा, वो अब धीरे धीरे करके कंजर्वेटिव्स की तरफ भी सपोर्ट में राइज होती हुई दिख रही है। ट्रंप, इससे हमें पता चलता है कि जो ट्रंप का जो रेपुटेशन है, जो ट्रंप का रेपो है, मतलब बेसिकली जो सिनर्जी है विद मोदी, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को जो यूएस के अंदर रह रही है, और उनके पॉलिटिकल अलाइनमेंट को भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। कंजर्वेटिविज्म की तरफ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी शिफ्ट करती हुई दिखती है। ट्रेडिशनली, जैसा मैंने आपको बताया, वो डेमोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट करते थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स आर लिबरल, तो वो ईजियर इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, हार्ड एंड फास्ट अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी की बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इजियर इमिग्रेशन पॉलिसीज इंडियंस के लिए अच्छी है। इसलिए ट्रेडिशनली आप हमेशा देखते हैं कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ हमारे इमिग्रेंट्स, वर्कर्स इमिग्रेंट्स, जो कि स्किल्ड इमिग्रेंट की तरह देखा जाता है उन्हें, तो वो लिबरल्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं। लेकिन मोदी ट्रंप रिलेशनशिप ने, जो क्लोजनेस है दोनों लीडर्स की, उसने कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज की डेट में एक सर्टेन शिफ्ट देखने को मिलता है आपको टुवर्ड्स द रिपब्लिकन्स, और साथ के साथ विवेक रामास्वामी जैसे लोगों का एग्जिस्ट करना रिपब्लिकन पार्टीज में, ये भी कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को इंपैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आज की डेट में वो डेमोक्रेट से अपना जो बेसिकली रिलायंस है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, वो रिपब्लिकन्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, आज की डेट में वो कंजर्वेटिव वैल्यूज की तरफ भी मूव करते हुए दिख जाते हैं। ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लॉयल बने हुए दिखते थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकती है। जो बाइडन की जो पॉलिसी थी, बाइडन की जो रेगुलेटरी पॉलिसी थी ना, उनको कहीं काफी हद तक जब उनका क्रिटिसिज्म किया गया तो वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए भी अच्छा था और इंडिया के लिए भी अच्छा था। इंडिया वाज ऑन द सेम पेज। कारण भी क्योंकि वो रेगुलेशन की बात कर रहे थे, किसके अंदर, बिजनेसेस के अंदर, टैक्सेस के अंदर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को ज्यादा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द हमारे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वहां इंडिया से रिलेटेड। मेजोरिटी ऑफ द जो लार्ज एंडेड कंपनीज दिखती हैं, जो लार्ज साइज कंपनीज दिखती हैं, उनके सीईओज आपको, सीटीओज आपको इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा प्रो बिजनेस पॉलिसी हमेशा इंडियन सपोर्ट करेंगे। लेकिन बाइडन की जो अप्रोच थी वो रिलेटिवली थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ट्रंप की जो अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो थोड़ी सी लिबरल है। जब कल्चर की बात की जाती है तो ये उल्टा हो जाता है। कल्चरली वो ज्यादा लिबरल है, ट्रंप इज मोर डेमोक्रेट, ट्रंप इज मोर कंजर्वेटिव। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ट्रंप की, उससे भी इंडियन अमेरिकन थोड़े से रेजोनेट करते हुए दिखते हैं। इसलिए ट्रंप का जो सपोर्ट है इंडियन अमेरिकन, ट्रंप को लेके जो सपोर्ट है इंडियन अमेरिकन का, वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है विद टाइम। तो हम जैसे बोलते हैं कि हमारे इंडियन डायस्पोरा हमारे पहले राजदूत हैं, हमारे फर्स्ट एम्बेसडर हैं। तो आज की डेट में वैसे है तो हम ये एक पॉलिसी पे चलते हैं कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करें इंडियन डायस्पोरा। उससे फायदा क्या होगा, हम बार्गेनिंग कैपेसिटी हमारी बनी रहेगी दोनों पार्टीज के साथ, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए पावर में, हम दोनों के साथ डील कर पाएंगे। अभी तक हमें क्या देखने को मिल रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है कि दोनों तरफ शिफ्ट डिवाइड दिखना चाहिए कि कुछ इंडियंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स को, कुछ इंडियंस
लिबरल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें काफी हद तक भारत सक्षम मतलब बेसिकली सफल रहा है। और उसी का कारण है कि आज की डेट में भारतीय कम्युनिटी जो इंडियन कम्युनिटी जो आपको यूएस में रहती हुई दिखती है, वो कंजर्वेटिव्स की साइड मूव करती हुई दिख रही है। अगर और देखें, जो अमेरिका फर्स्ट का रिटोरिक है, जो ट्रंप का अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है, वो बेसिकली एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी की तरह देखी जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि वो अमेरिकन वर्कर्स के बारे में, अमेरिकन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, रीजनलाइजेशन की बात करते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज होती हैं वो अमेरिका के अंदर बिजनेस फ्रेंडली हैं। वो लोअर टैक्सेस की बात करते हैं, लेसर रेगुलेशंस की बात करते हैं जब बिजनेसेस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंडियन अमेरिकन की भी प्रायोरिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेल टू डू कम्युनिटीज, वेल टू डू फैमिलीज, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और ट्रंप भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, जो वेल्दी इमिग्रेंट ग्रुप है, ये आज की डेट में रिपब्लिकन्स की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखता है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी पॉलिसीज डिमांड करेंगे इंडियन अमेरिकन जो बिजनेस ग्रोथ और इकोनॉमिक फ्रीडम को प्रमोट कर सकें, और इसके साथ कंजर्वेटिव वैल्यूज को पॉलिटिकल डायनेमिक्स के साथ हम अलाइन करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली देखना हमें यह है, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव पार्टी पर इकोनॉमिकली लिबरल पार्टी। पॉलिटिकली कंजर्वेटिव का मतलब है कि वो हार्ड एंड फास्ट इमिग्रेंट रूल्स लगाएगा, तो ये इंडियन अमेरिकन के लिए अच्छा नहीं है। पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसका लॉजिक आज की डेट में इमिग्रेशन से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसलिए वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रंप को सपोर्ट करते हुए आज दिख रहे हैं, क्योंकि ये डी रेगुलेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, बिजनेस बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मैं इतनी बार बोल चुका हूं इस बात को कि अब तक आपके दिमाग में ये घुस चुका होगा कि ट्रंप प्रो बिजनेस है, बाइडेन वॉज लेसर प्रो बिजनेस, ट्रंप एंटी इमिग्रेशन है, बाइडेन वॉज प्रो माइग्रेशन। लेकिन अब बैलेंस मुझे क्या देखना है, इट्स अ हार्ड चॉइस कि आप किसी को भी चूज करो, एक फायदा एक नुकसान है, बट इसे बैलेंस कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इंडिया के फेवर में टिल्ट किया जाएगा, यही काम है हमारे डिप्लोमेसी का, यही काम है हमारे एमईए का, यही काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। अगर इकोनॉमिक टेंशन की बात की जाए, जैसे मैंने आपसे बोला कि वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रंप का जो फोकस रहता है वो रेसिप्रोसिटी पे रहता है। उनका ये मानना है कि यूएस, जैसे आपने देखा होगा 2019 तक भारत जो है वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का हिस्सा था। मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स को जब एक्सपोर्ट किया जाता था यूएस में, तो उनके ऊपर रिलेटिवली कम टैक्स लगाया जाता था। द रीजन बीइंग कि अगर उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट, यूएस डोमेस्टिक मार्केट में उनकी प्राइस क्या होगा, वो रिलेटिवली कम होगा। जब प्राइस कम होगा तो उन्हें जो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जब उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ लेसर प्राइस, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस की तरफ कर पा रहे थे। लेकिन 2019 में हमें जीएसपी से बाहर निकाल दिया गया। द रीजन बीइंग क्योंकि ट्रंप ये क्लेम करते हैं, ट्रंप ये एलेज करते हैं इंडिया के ऊपर कि वो हमें टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन भारत उस चीज को रेसिप्रोकेट नहीं करता। भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा हाई टैरिफ और टैक्सेस लगाता है। तो ये एक इशू देखने को मिलने वाला है हमें। वापस से ये चीज राइज होती हुई दिखेगी कि यूएस गुड्स के ऊपर जो हाई टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। वो रेसिप्रोकल टैक्सेस में बिलीव करते हैं, जो इंडिया के लिए एक चैलेंज देखने को मिल सकता है। इंडियन इंडस्ट्रीज पे आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए तो जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जिनका मेजर एक्सपोर्ट मार्केट कौन है, यूएस है, तो इनको एक मेजर झटका देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यूएस मार्केट पर हेवीली रिलाई कर सकते हैं। और अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, ये कम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, और अगर मार्केट कैप्चर कम होगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो यूएस की तरफ हो रहा है वो भी आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। स्पेशली इन इंडस्ट्रीज पे, आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल पे आपको एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, दिस इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। कहीं ना कहीं आज के डेट में ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे कम करने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे सप्लाई चेन पार्टनर्स मिलें जिससे चाइना के ऊपर रिलायंस कम की जा सके। और जब हम सप्लाई चेन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो नाम ट्रंप के नाम में भी दिमाग में भी आएगा, दैट वुड बी इंडिया। तो इंडिया को आज एक मेजर सप्लाई चेन पार्टनर की तरह देखा जा रहा है, जिससे चाइना के ऊपर रिलायंस कम की जा सके। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया का 31% टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो चाइना में होता है। इससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो यूएस के लिए हो रही है वो भी चाइना में ही हो रही है। आज की डेट में जो यूएस की कंपनीज हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, और इंडिया के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है मेजॉरिटी ऑफ द यूएस इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, हमारे इतना ट्रेन ऑलरेडी छूट चुकी है।
हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेन हम छोड़ चुके हैं। वापस बड़ी मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वापस वो रेलगाड़ी आई है, इस बार वो अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। जब दुनिया अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से उठा के अलग कंट्रीज में भेज रही है, तो वी शुड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव, जिससे इंडिया को कंसिडर किया जा सके एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना फॉर इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ट्रंप कहीं ना कहीं जब चाइना पे अपनी रिलायंस कम करने की कोशिश करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब्स को वो शिफ्ट करते हुए देखेंगे, और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि उस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करे। इमिग्रेशन और H1B का जो H1B वीजा जो है वो डिलेमा है। H1B वीजा क्या है? ये वर्कर्स के इमिग्रेंट वीजाज हैं, जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो स्टेम फील्ड में काम करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उनके लिए एक स्पेशल वीजा निकालता है यूएस, जिसे हम बोलते हैं H1B वीजा। प्रॉब्लम क्या है? 100% अगर 100 वीजा निकालता है साल के अंदर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नंबर काफी ज्यादा होता है ऑल्दो, लेकिन अगर मैं मान कर चलूं अगर 100 वीजा निकालता है यूएस, तो उसमें से लगभग 72 to 73% कौन ले जाता है? इंडियंस ही ले जाते हैं। तो एक नेगेटिव सेंस बना हुआ है, एक नेगेटिव बिलीव बना हुआ है यूएस के अंदर, अमेरिकन वर्कफोर्स के अंदर, कि इंडियंस जो है उनकी नौकरियां खा रहे हैं। इंडियन वर्कफोर्स जो है उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको कम कर रहा है, क्योंकि खुद आके वो यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें देखने को मिलता है एक कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप, वो एक सीधे एक स्ट्रिक्टर H1B वीजा रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने अपने लास्ट टर्म में भी H1B वीजा पॉलिसी में सर्टेन चेंजेस किए थे। फॉर एग्जांपल, ट्रंप ने ये मेक श्योर किया कि H1B वीजाज उन्हीं इमिग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा जिन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो किसी यूएस की यूनिवर्सिटी से ही किया हो। बट एज इंडियंस, यू नो, हमारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन यहां से कर लेंगे, मास्टर्स कहां से कर लेंगे? यूएस से कर लेंगे, उसके बाद H1B वीजा ले लेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई थी, जिससे अमेरिकन वर्कफोर्स के पास भी नौकरियां बची रहें और इंडियन वर्कफोर्स वहां जाके उनकी नौकरियां ना खा ले। बिकॉज वी आर बेटर वर्कर्स, वी नो इट, वी आर मोर हार्ड वर्कर्स, वी नो इट। तो सर्टेनली इंडिया, अमेरिकन वर्कफोर्स का इंडियन वर्कफोर्स के साथ कंपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उनके पास जो तरीका बचता है वो केवल ये है कि कम से कम H1B वीजास प्रोवाइड किए जाए, जिससे अमेरिकन वर्कफोर्स को नौकरियां मिल सके। पर प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स है ही नहीं जो उनके बिजनेस ग्रोथ को या उनके बिजनेस डिमांड को फुलफिल कर सके, इसलिए उन्हें इमिग्रेंट वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स आज की डेट में आपको भारत के पास देखने को मिलती है, इसलिए सबसे ज्यादा H1B वीजा का जो फायदा उठाया जा रहा है वो भी कौन उठा रहा है? वो इंडिया ही उठा रहा है। ऐसे केस में ट्रंप जो है वो स्ट्रिक्टर वीजा पॉलिसीज लाने की बात करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इंडियन टेक प्रोफेशनल हैं और जितने भी बिजनेस रिलाई करते हैं इन वीजास के ऊपर, उनके लिए एक मेजर कंसर्न देखने को मिल सकती है। जितने भी लोग एस्पायर करते हैं यूएस में जाके काम करने के लिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यूएस का जो इंडिया की जो टैलेंट पाइपलाइन है, जो स्किल्ड लेबर हम यूएस को प्रोवाइड करते हैं और जो टैक्स सेक्टर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा अगर उन्हें रोका गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया टैलेंट पाइपलाइन भी वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंपैक्ट होती हुई दिख सकती है। देखिए, ये प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, बट समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका भी इतना समझदार है कि वो इमिग्रेशन और इकोनॉमिक मोबिलिटी में डिफरेंस कर सके। इकोनॉमिक मोबिलिटी मतलब उनकी इकोनॉमी को रन करने के लिए मूवमेंट ऑफ द लेबर जरूरी है। जो इकोनॉमी को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं इमिग्रेंट वर्कर्स, उनके ऊपर यूएस भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो जितना बड़ा ये इशू दिखता है उतना बड़ा ये इशू है नहीं, क्योंकि यूएस खुद भी इतना समझदार है कि वो इलीगल माइग्रेशन और अनस्किल्ड माइग्रेशन और स्किल्ड माइग्रेशन और इकोनॉमिक मोबिलिटी में डिफरेंशिएट कर पाए। साथ के साथ एक कॉम्प्रोमाइज का भी पोटेंशियल इससे खड़ा होता है। हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है कि जहां से इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन है या जो अनस्किल्ड इमिग्रेशन है, उसको कम किया जा सके, लेकिन जो स्किल्ड इमिग्रेशन है, जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इससे दोनों का फायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पर आप पहुंच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए डिफेंस और सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक में, आपको पता है कि वैसे तो डिफेंस पर्सपेक्टिव में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काफी कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होते हुए दिखे थे, चाहे वो लेमोआ हो, चाहे वो कॉमकासा हो, चाहे वो बेका हो। 2016, 2018, 2020 आपको ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही मेजर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन होते हुए दिखते हैं। साथ के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया था। साथ के साथ 2+2 मैकेनिज्म भी ट्रंप के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। दूसरी चीज, आपने एसटीए कैटेगरी 1 में भी इंडिया को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डाला था। तो उम्मीद की जा रही है कि जो डिफेंस टाइज हैं यूएस के साथ, वो और ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखेंगे आफ्टर कमिंग ऑफ
ट्रंप। जैसे जैसे आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हुए दिखेगी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, आपको डिफेंस टाइज और ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एआई, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, उन चीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। और जो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनमें बेटर कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन आपको देखने को मिल सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसने जेट इंजन का प्रोडक्शन इंडिया में अलाउ किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा हमें सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, जिससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यूएस का इन्वेस्टमेंट भारत में आता हुआ दिख सके और कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स भारत में भी लगाए जा सकें जो भारत में जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करेंगे और साथ के साथ हमारे जो इकोनॉमिक टाइज हैं यूएस के साथ उसे और ज्यादा इंप्रूव भी करेंगे। ट्रंप की जो पोटेंशियल अप्रोच होने वाली है वो सेम ही रहने वाली है, लगभग थोड़ी सी ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो सकती है ऑल्दो, कि मतलब वो अपना फायदा ज्यादा देखेंगे रिलेटिवली, और हर नेशन का ये हक बनता है कि वो अपने फायदे को भी देखे। हमारा फायदा, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलें, वो एक अलग नेशन है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डिफेंस टाइज हैं, तो अगर वो डिफेंस एग्रीमेंट करता भी है तो वो भारत का थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लेमोआ साइन कर लिया लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट में चलोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमकासा साइन कर लिया है लेकिन आप कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलोगे। तो एक ज्यादा रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप इस बार। इस वजह से जो डील्स हैं इंडिया के, उसमें स्पेसिफिक कमिटमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाए कि ये स्पेसिफिक कमिटमेंट्स हैं, ये आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आप इस एग्रीमेंट के साथ हमारे साथ डील में आते हो तो। और इंडिया को बस ये देखना है कि अगर उन कमिटमेंट से किसी भी तरीके से इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो रहा है बल्कि प्रमोट ही हो रहा है, तो हम उस साइड में मूव कर सकते हैं। जैसे हमने क्वाड भी जब बनाया था तो इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, एक प्रो यूएस अप्रोच माना गया था, लेकिन इंडिया कामयाब रहा है अब तक कि उस क्वाड के बावजूद आप एससीओ में भी पार्टिसिपेट करते हो, आप क्वाड में भी पार्टिसिपेट करते हो, आप ब्रिक्स ग्रुपिंग का भी हिस्सा हो, मतलब आप नॉन वेस्टर्न ग्रुप का भी हिस्सा हो और एक वेस्टर्न ग्रुप का भी हिस्सा हो। तो बैलेंस अप्रोच में अब तक तो इंडिया काफी हद तक कामयाब रहा है, आगे भी उम्मीद है कि कामयाब ही रहेंगे, मतलब सफल ही रहेंगे हम। जो क्वाड और जो चाइना के 2017 में क्वाड बना था, तब भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उम्मीद की जा रही है इंडो पैसिफिक पॉलिसी में जो क्वाड का रोल है चाइना को काउंटर करने के लिए, वो काफी तेजी से और ज्यादा एग्रेसिवली और ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करता हुआ दिख सकता है। क्वाड एज अ प्लेटफॉर्म और ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ दिख सकता है। रिसेंटली अनाउंसमेंट भी हुआ है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं क्वाड समिट के लिए, तो वहां भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल समिट जब दिखेगा तो इंडिया और अमेरिका अपने साथ खड़े होके एक ये शो ऑफ स्ट्रेंथ कर पाएंगे, शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे अपना। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है ऑन द डिफेंस पर्सपेक्टिव, जिसमें मैंने क्या क्या बोला, डिफेंस टाइज इंप्रूव हो सकते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी हमें और एक्सप्लोर करनी है। ट्रंप की जो पोटेंशियल अप्रोच होगी दैट वुड बी मोर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोसिटी को एक्सपेक्ट करेंगे, वो ट्रांजैक्शनल ज्यादा होगी। साथ के साथ क्वाड जो है वो ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच अपनाता हुआ दिख सकता है। हमारा होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स जो रिलेशन है, हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है रिलेशन के अंदर, उन्हें किस तरीके से बैलेंस कर पाए। जैसे ट्रंप की जो पॉलिसी है वो है आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। ट्रंप फंक्शन कर रहे हैं एक आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी में, मतलब कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे, जबकि मोदी का जो विजन है वो इंडिया को ग्लोबली एंगेज करना है। हम मेक इन इंडिया पे चल तो रहे हैं, लेकिन हम मेक इन इंडिया की बात तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपने यहां चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा विद इन अमेरिकन इकोनॉमी लगना चाहिए रेदर देन बाहर की इकोनॉमीज में। तो जो दोनों की अप्रोच है वो एक दूसरे को काउंटर करती हुई दिख रही है, एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे, एक एंगेजिंग पॉलिसी पे चल रही है। इसलिए आपको एक डायनेमिक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जिसको रिजॉल्व करना, जिसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना, जिसमें एक मिड विन विन सिचुएशन पर पहुंचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, शेयर्ड वैल्यूज। दोनों की अच्छी बात यह है कि दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, नेशनल सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। जो कॉमन इश्यूज हैं हम दोनों के बीच में उन्हें रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का दिमाग जो है वो लगभग सेम तरीके से ही चलता है। बैलेंस पर फोकस करने की जरूरत है। अगेन, जितने भी आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात जब आएगी या एक दूसरे की पॉलिसी इंडिपेंडेंस की जब बात आएगी, तो हमें समझने की जरूरत है कि केवल हम अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचें, यूएस के इंटरेस्ट को, और यूएस को भी ये समझने की जरूरत है केवल वो अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, हमारे इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें। एंड वाइस वर्सा, जब हम ट्रेड की बात करेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात करेंगे, तो वहां शेयर्ड वैल्यूज की वजह से हम इसे इजीली रिजॉल्व भी
कर पाएंगे और बैलेंस्ड अप्रोच भी अपना पाएंगे। ट्रेड और एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात आती है, एक इक्विटेबल ट्रेड डील्स की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दोनों यूएस और इंडिया में भी जमीन आसमान का अंतर है, तो ट्रंप को यह भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अपनाई जा सकती। कुछ कंसेशंस तो आपको इंडिया को प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे अगर आप इंडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हो, अगर इंडिया को आप एक मेजर बैलेंसर की तरह देखते हो, एक मेजर बैलेंसिंग पावर की तरह देखते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसमें जैसा लिखा हुआ दिखता है, मोदी इज कैपेबल इनफ कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव किया जा सके, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन वर्कर्स को, इंडियन टेकीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप का जीतना शेख हसीना के लिए एक गुड न्यूज है और यूनुस के लिए, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के लिए, उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप और यूनुस का रिलेशन बुरा है। मैं ये नहीं कहूंगा कॉम्प्लेक्स है, लिटरली मैं बोल रहा हूं बुरा है। तो अगर बांग्लादेश के अंदर आज की डेट में यूनुस बैठे हैं तो ट्रंप और इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, यूएस को एंटी इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। और जब यूएस आया है तो बांग्लादेश में यूएस का जो इंटरफेरेंस था उन्होंने ही यूएस को बिठाया है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से कहीं ना कहीं हमारी रीजनल स्टेबिलिटी में भी आपको बेटरमेंट देखने को मिल सकता है, वो भी बेटर फंक्शन करती हुई दिख सकती है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, जितना भी मैंने आपको बताया कि ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली अंडर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। First statement, while President Trump's isolationist foreign policy contrasts with Prime Minister Modi's pro-business approach, both leaders share common values such as economic growth and national sovereignty. Discuss the potential for a balanced and robust India-US alignment under their leadership, focusing on economic cooperation, trade policies and global security concerns. तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी इजीली कर पाएंगे अगर आपने जो वीडियो है ध्यान से देखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है। तो आई गेस मैं काफी हद तक आपके लिए चीजें आसान कर पाया हूंगा, एक्सप्लेन कर पाया हूंगा कि किस तरीके से ट्रंप 2.0 में मोदी 3.0 एंगेज कर सकते हैं और किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए साथ साथ चल सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल on Chahal Academy. Thank you so much guys and have a good day.